आज का हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे होने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक से मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं। टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। चारों ही न्यूमेरिकल्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से सेलेक्ट किए हैं। तो जो स्टूडेंट एलन के हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो एलन के नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर वन में आपको कुछ डेटा दिया हुआ है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है? जब शुगर का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, व्हेन शुगर रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, राइट? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, हर एक टाइम के साथ क्या एंगल ऑफ रोटेशन होगा ये भी दिया हुआ है। आपको पता है कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है और टाइम से रिलेटेड आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। बट उससे पहले वो क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रूव करो कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, तो आप मान लीजिए लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, वन है। आप मान ही लीजिए उसी को। जैसे मान लो वो बोलता है कि शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो आप रिएक्शन का ऑर्डर टू मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका ऑर्डर वन मान लिया। जैसे ऑर्डर वन माना, मुझे पता है कि मैं ये वाला फॉर्मूला इस पे आसानी से लगा सकता हूँ। यहाँ आता है थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, राइट? ठीक है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने वन मान लिया। अब मैं दो डिफरेंट डेटा से के का वैल्यू निकालूंगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालूंगा। अगर रेट कांस्टेंट दोनों में इक्वल आ गया तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने अज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने रिएक्शन का ऑर्डर टू माना होता, ठीक है, फिर भी मैं दो बार रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालता। अगर दोनों बार रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब जो मैंने माना है वो सही है। मैंने सेकंड ऑर्डर माना था तो वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर होता है इतना? ठीक है, तो चलिए अब देखिए। थीटा जीरो जो है मतलब 0 डिग्री पे क्या है, +15 वैल्यू है, राइट? आप देख सकते हैं वहां से। थीटा इन्फिनिटी जो है कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। सिंपल है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं t इज इक्वल्स टू, कब की बात कर लेते हैं हम? t इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 60 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब 60 मिनट था, जब 60 मिनट है तो थीटा टी कितना हो जाएगा? थीटा टी हो जाएगा +7। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, k इंटू 60 इज इक्वल्स टू ln ऑफ, ये हो जाएगा थीटा इन्फिनिटी कितना है, -1, थीटा नोट कितना है, थीटा नोट -15 है, डिवाइडेड बाय थीटा इन्फिनिटी फिर से -1 और थीटा टी। मतलब क्या कि 60 मिनट पे क्या है, एंगल 7 है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, तो क्या ये ln 2 आ जाएगा? तो क्या यहाँ से जो k है उसका वैल्यू क्या ln 2/60 आ जाएगा? ठीक है, k1 मान लीजिए आप इसे। ठीक है, अब मैं दूसरे टाइम की बात करता हूँ। मैं t इक्वल्स टू 120 मिनट की बात करता हूँ। 120 मिनट पे क्या होगा? k2 इंटू 120 लिख दिया इसको, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ln ऑफ, ऊपर तो सेम ही आएगा क्योंकि थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नोट आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। नीचे थीटा इन्फिनिटी -1 हो गया। टी मतलब 120 मिनट पे कितना एंगल है, +3 है, तो ये 3 हो गया। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16/4, मतलब ln 4 बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k2 का वैल्यू भी कितना आएगा, ln 2/60 आएगा। क्या आप बोल सकते हैं कि K1 और K2 सेम है? राइट, K1 और K2 सेम आ गए, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था वो सही है। ध्यान रखना, K1 और K2 सेम आया, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था वो सही है। अगर आपने सेकंड ऑर्डर अज्यूम किया होता तो रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ही होता। ठीक है, चलो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम किया और K1 और K2 सेम नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अब आप दूसरा ऑर्डर अज्यूम करोगे, टू अज्यूम किया, फिर से K1 और K2 सेम नहीं आया, अब आप अलग ऑर्डर अज्यूम करोगे, जीरो ऑर्डर अज्यूम करोगे। जब K1 और K2 सेम आ जाएगा आप रुक जाएंगे और आपको फाइनली पता चल जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें पता चल चुका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब आपको क्या पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम वुड यू एक्सपेक्ट अ जीरो रीडिंग इन पोलैरिमीटर, मतलब कौन से टाइम पे आपको पोलैरिमीटर में जो रीडिंग है वो जीरो मिलेगा, थीटा टी जीरो मिलेगा। तो ठीक है, रेट कांस्टेंट तो आपको पता ही है। रेट कांस्टेंट क्या है, ln 2/60 है, k इंटू टी मतलब आपको निकालना है ln ऑफ थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा जीरो, तो ये सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय थीटा इन्फिनिटी -1 हो गया और थीटा टी जीरो हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होता है। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये ln 16 बनेगा। ln 16 का वैल्यू कितना आएगा,
ln 16 जो है वो क्या 4 ln 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ln 2 से ln 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जो t है उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से आपको देखने से लग रहा है 16 × 4 मतलब 240 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसका टाइम कितना आया 240 मिनट्स जो है फाइनली इसका आंसर है। ओके, इतना क्लियर होता है। चलिए तो फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं रिएक्शन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, आप जब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन में गैसेस भी हैं और लिक्विड भी है। तो ये 2p गैस जो है उससे आपको 4q गैस मिलता है, r गैस मिलता है, और जो s है वो क्या है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, s क्या है लिक्विड फॉर्म में है। इतना क्लियर होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। आपने ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, वो बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बोला है आफ्टर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स क्या होगा, तो चलिए आप एक काम कीजिए, पहले मान लीजिए कि इसका जो प्रेशर है, पहले इसका जो प्रेशर है वो पी नोट था। 30 मिनट्स के बाद में पी नोट में से 2p चले गया, तो ये कितना बनेगा, ये 4p बनेगा, ये p बनेगा, और s क्या होगा, ध्यान से देखना। s जो है क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड का जो है आपको डेटा दिया हुआ है, लिक्विड का वेपर प्रेशर का डेटा आपको दिया हुआ है, लास्ट में आप देख लीजिए 32.5, तो ये तो 32.5 ही रहेगा। ध्यान रखना वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पी नॉट जो है पूरा कंज्यूम हो गया, तो ये कितना बनेगा, ये 2p नॉट बनेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप देख सकते हैं, ये p0/2 बनेगा, ये अभी भी 32.5 ही रहने वाला है। इतना क्लियर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पीटी जो है, पीटी क्या है कि 30 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है वो 317, राइट, वो दिया हुआ है 317। अच्छा, आप देख के बताइए कि 30 मिनट्स के बाद में प्रेशर क्या होगा। 30 मिनट्स के बाद में प्रेशर होगा p0 - 2p, p की वजह से, फिर q की वजह से 4p आएगा, r की वजह से p आएगा, और वेपर प्रेशर भी तो होगा कुछ, ये 32.5 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया मैंने। ठीक है, पी इन्फिनिटी जो है बहुत टाइम के बाद कितना प्रेशर होगा 617, वो किस किस की वजह से होगा, क्यू आर और एस की वजह से, क्योंकि पी तो खत्म हो चुका है। तो 2p0 आएगा प्लस p0/2 आएगा प्लस 32.5 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये दो इक्वेशन मिली है आपको जिसमें दो वेरिएबल है, तो आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जो p0 है उसका वैल्यू आएगा 233.8 आएगा। ठीक है, और जो P है उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा 16.9। ठीक है, ध्यान रखना ये जो हमने स्टडी किया है ये 30 मिनट पे स्टडी किया है। इतना क्लियर होता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। k इंटू 30 मिनट्स है, टाइम t हो गया, इज इक्वल्स टू ln ऑफ, आपको पता है कि आप क्या लिखते हैं, a0/80 लिखते हैं, राइट। प्रेशर के टर्म में आप क्या लिखेंगे, प्रेशर के टर्म में आप लिखेंगे p0/pt, की स्टार्टिंग में कितना प्रेशर था डिवाइडेड बाय आफ्टर टाइम t कितना प्रेशर हो गया है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं k इंटू 30 इज इक्वल्स टू ln ऑफ, अगर आप प्रेशर देखेंगे स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का p0 है, और p0 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 233.8, और t टाइम के बाद में p का प्रेशर कितना है, p0 - 2p, आप ध्यान से देखिए p0 - 2p है, मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ, p0 - 2p है। ठीक है, तो p0 - 2p हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ln ऑफ ये हो गया 233.8 डिवाइडेड बाय p0 है 233.8 माइनस 2 इंटू p का वैल्यू कितना है 16.9। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ln ऑफ ये बनेगा 233.8, और यहाँ पे नीचे 200 बन जाएगा। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा ln ऑफ 1.169। अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ln ऑफ 1.169 का डेटा दिया हुआ है, उसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसका वैल्यू क्वेश्चन से लिख सकते हैं, विच इज बेसिकली 0.156 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो
के है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आएगा 0.156 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारे के का वैल्यू हो गया। इतना क्लियर होता है? ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको 75 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर निकालना है। तो चलिए 75 मिनट पे स्टडी करते हैं। अब 75 मिनट के लिए आप क्या बोलेंगे? 75 मिनट के लिए चलिए, स्टार्टिंग में तो पी नोट था ही, ठीक है, आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में पी नोट था ही। अब पी नोट में से 75 के टाइम पे आप मान लीजिए कि पी वन चला गया, 2 पी वन चला गया, तो कितना बचेगा? 4 पी वन यहाँ पे बनेगा, पी वन यहाँ पे बनेगा, 32.5 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। आपको पता है कि 75 मिनट पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आप निकाल चुके हैं 0.156 डिवाइडेड बाई 30 के। टी मतलब 75 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ पी नोट आपको पता ही है 233.8 डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस 2 पी। पी नोट आपको पता है -2 पी वन आपको निकालना है, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.39 इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ, ये यहाँ पे बन रहा है 233.8 डिवाइडेड बाय 233.8 -2 पी वन। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आपको e की पावर 0.39 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लो तो क्या बनेगा? e की पावर 0.39 इज इक्वल्स टू 233.8 डिवाइडेड बाय 233.8 -2 पी वन, और e की पावर 0.39 जो है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 1.5। आप यहाँ से p1, आप यहाँ से p1 निकाल सकते हैं, तो जो p1 है उसका वैल्यू आपको मिलेगा 38.96, ठीक है। ओके, तो P1 आपको मिल चुका है। अब आपको क्योंकि टोटल प्रेशर निकालना है 75 मिनट पे, 75 मिनट पे आपको क्या करना है? टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर किस किस की वजह से होगा? ए किस किस की वजह से होगा? पी की वजह से, क्यू, आर और एस चारों की वजह से होगा। पी की वजह से है पी नोट माइनस 2 पी, 2 पी वन। क्यू की वजह से है 4 पी वन, ठीक है। आर की वजह से कितना है? P1, और लिक्विड की वजह से कितना है? 32.5। आपको सब पता है, पी नोट भी पता है, आपको P1 भी पता है, आप इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू। जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 3383.18 ऑफ एच जी जो है आएगा। ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इतना सोल्व करके देख सकते हैं, सिर्फ एडिशन है, ठीक है। ओके, को हम सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, एक और वैल्यू क्वेश्चन में पूछा जा रहा है T7/8। T7/8 का मतलब क्या होता है? ये 7/8 कंज्यूम हो चुका है। चलिए बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ए नॉट डिवाइडेड बाई ए, मतलब आफ्टर टाइम टी कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। कि आप ऑलरेडी जानते हैं, कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितना है? 0.156 डिवाइडेड बाई 30, राइट। टाइम आपको पूछा है 7/8, निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई एटी, मतलब कितना बचा? देखो, टी 7/8 मतलब 7/8 कंज्यूम हो चुका है, 7/8 कंज्यूम हो चुका है, तो कितना बचेगा? 1/8 बचेगा, मतलब ए नॉट बाई 8 बच गया, ठीक है। इतना क्लियर होता है? ठीक है, तो ये हो गया 0.156 डिवाइडेड बाई 30 इंटू टी 7/8 इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ, ये कितना बनेगा? एल एन ऑफ 8 बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है, समझ में आता है? एल एन ऑफ 8 को आप 3 ln 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू ln 2 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.7 दिया हुआ है वो मैंने पुट किया, तो आप यहाँ से T7/8 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आएगा आपका 403.84 के आसपास, ठीक है। इतना क्लियर होता है? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, सिस फॉर्म से वो ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को वापस से लिख देता हूँ क्योंकि वो क्लियरली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सिस फॉर्म है, जिसमें क्या है? ये क्रोमियम है, ये EN क्या है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझ में आएगा, अभी आप उतना ध्यान ना दें। +2 यहाँ पे है, ठीक है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसका इसका कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। फिर इधर जो है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में ट्रांस है, क्रोमियम है, फिर से En2 है, और OH यहाँ पे +2 है। कुछ इस तरीके का रिएक्शन है, ठीक है। बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों ही डायरेक्शन में, बहुत ही बढ़िया। आपको क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? आपको पता है K1/K2 होगा, उसका वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन में
K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K1 का वैल्यू है 2 × 10⁻, एक्चुअली में यहाँ पे शायद डेटा मिसिंग है, 2 × 10⁻⁻4 होगा। मैं लिख देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो जो K1 है उसका जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो ये K1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁴। तो आप यहाँ से आप K2 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो K2 जो आएगा, आप सोल्व करेंगे तो पता चलेगा K2 है 2 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। चलिए देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला हमने डेराइव किया था जब हमने रिवर्सिबल वाला लेक्चर देखा था। तो x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे था k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड की जगह आप यहाँ पे k1 प्लस k2 इंटू टी भी लिख सकते हैं, चलेगा। वो आपसे पूछ रहा है कि in an experiment starting with the pure cis form, how long would it take for half the equilibrium amount of the trans isomer to be formed? इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो x है वो x इक्विलिब्रियम बाई 2 है, राइट। इक्विलिब्रियम का हाफ अमाउंट, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x ई क्यू माइनस ये बन जाएगा x ई क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। K1 कितना है, वो था 2 × 10⁻⁻4। K2 कितना है 2 × 10⁻³ इंटू टी आप को कैलकुलेट करना है, क्लियर होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा ln2 इज इक्वल्स टू, इतना क्लियर हो रहा है। और ये बनेगा आपका 2.2 × 10⁻³ इंटू टी, ठीक है। और आप यहाँ से टी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बनेगा 315, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 315 जो है फाइनली आपका इसमें आंसर हो जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट के लिए आप जो है देख सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस में दिया हुआ है, वो उसका यूनिट सेकंड के जैसा सेकंड लग रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो भी क्या होगा, 315 सेकंड होगा। इतना क्लियर है, समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ग्राफिकल डेटा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट 300 केल्विन, मतलब दो टेम्परेचर पे वैल्यूज दिया हुआ है, एक 400 केल्विन पे, एक 300 केल्विन पे। 300 केल्विन पे जो है वो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में है। दोनों ही केस में रेट सेम मिल रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि जो रेट 1 है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट 2, ऐसा बोला जा रहा है। ध्यान रखना रेट सेम है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी सेम होगा। K1 इज इक्वल्स टू K2 हो जाएगा। K1 क्या है, ए ई की पावर माइनस ई बाई आर टी वन। देखो ई जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी लिखा मैंने, ठीक है, विदाउट कैटालिस्ट है वो। और K2 जो है वो होगा ए ई की पावर माइनस ई सी लिख देता हूँ। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, तो ई सी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, ओके। ये हो जाएगा आर टी टू। आपको पता है कि ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, ई डिवाइडेड बाई आर टी वन इज इक्वल्स टू क्या, ई सी डिवाइडेड बाई आर टी टू मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है। तो E डिवाइडेड बाय T1 है 400 और EC जो है वो भी नहीं पता हमें, और T2 कितना दिया हुआ है वो है 300 केल्विन। ये समझ में आता है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी ग्राफिकल डेटा यूज नहीं किया, अब हम उसको यूज करेंगे। हम जानते हैं कि K इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई बाई आर टी, राइट। जब आप ln लोगे तो ln K इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वो आएगा ln A माइनस क्या आएगा, ई ए बाई आर टी आएगा। इतना क्लियर होता है। चलिए देखिए ग्राफिकल डेटा में देखिए, आप सबसे पहले ग्राफिकल डेटा को अगर आप रीड कर सकते हैं तो ln k का वैल्यू -5.2 दिया हुआ है, तब ln a आपको नहीं पता, माइनस आपको ई ए बाई आर भी नहीं पता, बट 1/t का वैल्यू आपको पता है 3.2 है। ध्यान रखना ये जो x एक्सिस है यहाँ पे आपको 1/t इंटू 10⁻³ का वैल्यू दिया हुआ है 3.2, तो 1/t कितना आएगा, 1/t कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻³ आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3.2 इंटू 10⁻³, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसे, समझ में आता है। चलिए अब दूसरा डेटा यूज करते हैं, -8.8 वाला। वहां पे ln a क्या है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ई ए बाई आर लिखा वहां पे, ठीक है। इंटू इंटू कितना होगा यहाँ पे, 1/t का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 3.8 इंटू 10⁻³ आएगा। इतना क्लियर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला मैंने। अब 2 और 3 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप माइनस कर दीजिए तो फाइनली क्या मिलेगा,
ये मिलेगा 3.6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एल एन ए से एल एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई ए बाई आर जो है कॉमन आएगा, ये बचेगा 0.6 इंटू 10⁻³ इतना क्लियर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ई ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ई ए का वैल्यू आएगा 12 आएगा, किलो कैलोरी आएगा 12। ध्यान रखना आर जो है आपको आपको कैलोरी में रखना है। ठीक है, आर का वैल्यू 2 होता है, राइट, आपको पता है कैलोरी में। इतना क्लियर हो रहा है ना, कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, आर का वैल्यू कैलोरी में क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको कैलोरी में ही निकालना है। ठीक है, तो ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये था विद ये था विदाउट कैटालिस्ट, सॉरी ये विदाउट कैटालिस्ट था। तो आप इस डेटा को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में रखा 12 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू ई सी, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, डिवाइडेड बाई 300। आप यहाँ से अगर ई सी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9 किलो कैलोरी आएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर जैसे ही आपने कम किया, राइट, आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आएगा, सिंपल सी बात है, राइट, क्योंकि रेट तो सेम ही है। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने 400 से 300 किया, राइट, टेम्परेचर जैसे ही आपने 400 से 300 किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 12 से 9 हो गया है। मतलब कितना डिफरेंस आया है, क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा है। बोल रहा है बाय व्हाट अमाउंट कैटालिस्ट हैज डिक्रीज ई ए, तो कितना चेंज आएगा एक्टिवेशन एनर्जी में। एक चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी आप लिख दीजिए, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना आएगा, 12 - 9, राइट, तो बोल सकते हैं कि 3 किलो कैलोरी का चेंज आएगा। तो ये फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करके खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही मेथड है सॉल्व करने का, और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। ठीक है, इतना टाइम वैसे लगता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।